नमस्कार, क्या आप जानते हैं में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज क्या आप जानते हैं में बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यानी समान नागरिक संहिता की। यह बहस इस हफ्ते छिड़ी क्योंकि विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने जो भोपाल में पहली चुनावी रैली की, उसमें उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक घर में दो कानून नहीं हो सकते हैं। पहले आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था भोपाल में, उसके बाद आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। पहले सुनते हैं पीएम को। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? प्रधानमंत्री को आपने सुन लिया। उन्होंने तय कर दिया है कि 2024 के चुनाव में लोकसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और पूरे हफ्ते इस पर चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री के बयान के बाद। ऐसे संकेत प्रधानमंत्री के भाषण से मिलते हैं। अगर इसका विरोध अब शुरू भी हो गया है, अब किन लोगों ने विरोध किया वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है जिस पर इतना हंगामा मचा हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हर नागरिक के लिए एक समान कानून। कानून का किसी विशेष धर्म विशेष से ताल्लुक नहीं रहेगा, यानी यह कानून सभी धर्मों के लिए लागू होगा। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। अभी मुस्लिम्स के अपने लॉ हैं, सिख के भी, ईसाई के भी, लेकिन अब इसके बाद सारे धर्मों के एक ही नियम होंगे। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के मामले में एक ही कानून चलेगा। धर्म के आधार पर किसी को विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि यानी सबके लिए एक कानून, चाहे शादी हो, तलाक हो, जमीन जायदाद का बंटवारा हो, सबके लिए एक कानून पूरे देश में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो। इसका जिक्र संविधान में भी दिखता है। संविधान के निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को नीति निर्देशक तत्वों के तहत भविष्य के एक लक्ष्य की तरह छोड़ दिया था। संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन साथ ही अनुच्छेद 37 में कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोगों के लिए असामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। नीति निर्देशक तत्व सरकार की जिम्मेदारी को दिखाते हैं, लेकिन उन पर अमल जरूरी नहीं है। लेकिन देर सबेर अमल हो सके तो बेहतर है। मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें लेकर न्यायालय में सरकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। अब हम आपको क्या आप जानते हैं में बताएंगे कि हर धर्म में अपने अपने नियम हैं। ऐसे कुछ धर्मों में क्या नियम है, कुछ बिंदु आपको समझाते हैं। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में नाबालिग लड़की की शादी की इजाजत है, लेकिन जब यह समान कानून बन जाएगा तो अगर उम्र 21 तय कर दी गई तो सबके लिए 21 ही उम्र रहेगी अगर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है। ईसाई महिलाएं अपने बच्चों की प्राकृतिक अभिभावक नहीं मानी जाती। सिखों के तलाक में हिंदू विवाह कानून चलता है। पारसी गोद ली हुई बेटी का अधिकार नहीं मानते। हिंदू कानून में शादी से बाहर पैदा हुए बच्चों को कोई हक नहीं मिलता है। तमाम निजी कानूनों में महिलाओं से कई स्तर पर भेदभाव नजर आ जाता है। उधर अलग अलग जनजातियों के अपने नियम भी लागू होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसा समान नागरिक संहिता बनाना
क्या आसान काम है जिससे सभी दल के लोग, धर्म, जाति के लोग सहमत हों। फिलहाल उत्तराखंड में विशेषज्ञों का पैनल बनाया गया था जिसने अब उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उसकी कुछ खास बातें हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट में कुछ अहम सिफारिशें हैं और 15 जुलाई तक ये ड्राफ्ट सबमिट कर दिया जाएगा। कुछ बातें आपको बताते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जाए। साथ ही साथ शादी का पंजीकरण यानी शादी का रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी किया जाएगा, अनिवार्य किया जाएगा। यह एक अहम बिंदु है। लिव इन रिलेशन में रहने वाले जो कपल्स हैं उन्हें अपने परिवार को जानकारी देनी होगी कि वो बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं। परिवार को पता होना चाहिए। हलाला इद्दत जैसी कुरीतियों को समाप्त किया जाएगा। आमतौर पर मुस्लिम धर्म में शादी टूटने पर ये प्रथाएं अमल में लाई जाती हैं। सभी धर्म के लोग कानून के माध्यम से तलाक लें, यानी सबके लिए तलाक का एक कानून हो, कानून के माध्यम से हो, लीगली हो। एक से ज्यादा पति या पत्नी रखने की इजाजत किसी को नहीं होगी, यानी पॉलीगैमी अलाउ नहीं की जाएगी। अब सुनते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट उत्तराखंड तैयार कर रहा है। कमेटी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। दरअसल ये ड्राफ्ट बिल भी है, क्योंकि ये सिर्फ रिपोर्ट भर नहीं, क्योंकि विधि आयोग जो है वो तो रिकमेंडेशंस देता है, लेकिन आपकी जो कमेटी है वो तो एक ड्राफ्ट बिल बना करके दे रही है, जो उन्होंने कहा है कि वो जल्दी आपको सबमिट करेंगे। तो इसके बाद आपकी सरकार आगे किस तरह से बढ़ेगी? क्या कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, इस बिल को मंजूरी दी जाएगी? क्या उत्तराखंड के इसी मानसून सत्र में इस बिल को लाया जाएगा, पारित कराने का प्रयास किया जाएगा? नहीं, जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका आकलन करेंगे और हमारे सभी जो विधि से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी परामर्श करेंगे और उसकी जो भी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को उस प्रक्रिया में आगे चलेंगे और जो लागू करने की दिशा में जो कदम होंगे वो बढ़ाएंगे। तो यह था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पक्ष। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो समान नागरिक संहिता पर कानून की बात हो रही है उस पर मुस्लिम संगठनों का क्या कहना है, यह भी जानना जरूरी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कॉमन सिविल कोड की भोपाल में चर्चा की। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक हुई। क्या कहना है जमीयत उलेमा हिंद, जो कि मुस्लिम का सबसे बड़ा संगठन है, उसके प्रमुख मौलाना अरशद मदनी से की, वो क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। हम पहले भी ये समझते थे कि लॉ कमीशन जो बात कहेगा, जो राय कायम करेगा, वो हमारे एहतजाज चाहे हम 50 लाख उसके पास भेज दें अपनी राय, उस पर नहीं। वो फैसला जो भी करेगा वो गवर्नमेंट के नज़रिए को, विचार को देख कर करेगा, हमारे ख्याल का में नहीं। लेकिन अब जो सूरत हाल आ रही है कि प्रधानमंत्री इसकी तायीद कर रहे हैं, ये चीज़ हमें ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई कि अब इस तायीद के बाद लॉ कमीशन की इस राय का के सिलसिले में ये तसव्वुर करना कि वो हमारी राय के ऊपर कोई फैसला करेगा, ये नहीं हो सकता है। ये चीज़ बड़ी ख़राब है। अगर वाकई वो लॉ कमीशन को हाँ और ना दोनों का इख्तियार देते तो उन्हें खुद प्राइम मिनिस्टर होने के हैसियत से तकरीर के अंदर ये बात नहीं करनी चाहिए। अब ये बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर मुसलमान क्या कर सकता है? मैं समझता हूँ, मैं पहले भी इस बात को समझता था, इसीलिए मैंने मुसलमानों से कहा था कि वो सड़कों पर एहतजाज ना करें, हम नौमान के साथ अपनी बात को लिख दें कि हमारा के। लेकिन अब प्रधानमंत्री की इस राय के बाद जिसको उन्होंने आम मजमे के अंदर कहा और उसकी तायीद के अंदर दुनिया के मुल्कों के अपने नज़रिए को पेश कर दिया, ये समझना कि लॉ कमीशन हिंदुस्तान का इस वक्त में जबकि हुकूमत उसके खिलाफ चाहती है और बरसर आम मैदान के अंदर आकर के लाखों, 50 करोड़ों आदमियों के सामने ये बात कह रहे हैं, खुली हुई बात है कि उनका नज़रिया ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों को उनको मजहबी हक़ को छीन लें, और क्या छीन। हमारी मस्जिद चली गई, हमने क्या कर लिया? क्या है हमारा? हम अपने नज़रिए के ऊपर कायम हैं और अपने दीन को ज़िंदा रखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। हम उसको अल्लाह चाहेगा तो नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह।
तो आपने मौलाना मदनी को सुना। विपक्षी दलों की तरफ से इस पर बहुत ज्यादा प्रक्रिया फिलहाल नहीं दिख रही है, सब फूक फूक के कदम रख रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम सैद्धांतिक रूप से यूसीसी के साथ हैं। सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक क्या कह रहे हैं। इन प्रिंसिपल हम यूसीसी को सपोर्ट करते हैं। इन प्रिंसिपल आप देखेंगे कि आर्टिकल 44 भी इसको सपोर्ट करता है। आर्टिकल 44 ये कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, तो इन प्रिंसिपल हम इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन चूंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए हमारा ये मानना है कि इसको एक वाइडर कंसल्टेशंस के थ्रू ही देश में लागू करनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों से, सभी समाज के पक्षों से, सभी संप्रदाय से बैठकर और देश में सभी तरह सबसे बातचीत करके एक वाइडर कंसल्टेशन के थ्रू कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमारा मानना है। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह बयान उसकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि इस बयान के ठीक बाद पंजाब से अकाली दल का बयान आ गया और उन्होंने कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी का साथ नहीं देंगे और आम आदमी पार्टी पर उन्होंने सवाल उठाए। सुनते हैं कि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने क्या कहा। जो आदमी बदलाव की बात करता था, जो अलग तरह की राजनीति की बात करता था, आज वो भी बीजेपी की जो लाइन है उसको टो कर रहा है। तो ये बात आज सामने आ गई कि ये केजरीवाल की कोई अलग राजनीति नहीं है। यहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध है, श्रोमणी अकाली दल इस पक्ष में नहीं है कि इसको लागू किया जाए। कांग्रेस फिलहाल इस पर अपना स्टैंड खुलकर साफ नहीं कर रही है। बैठकें होंगी और फिर तय होगा कि कांग्रेस पर क्या करेगी। लेकिन अब सरकार क्या कर सकती है वो समझने की कोशिश करते हैं। सरकार ने यूसीसी पर यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक लॉ कमीशन बनाया है, जो कि इस वक्त आम लोगों की राय ले रहा है, यानी वो लॉ कमीशन यूसीसी पर काम कर रहा है। अब समझते हैं कि सरकार अगर लाएगी तो इसको किस रास्ते से लाएगी। जो लॉ कमीशन बना है और जो उत्तराखंड में कानून जो लगभग बनने के लिए तैयार है, ड्राफ्ट तैयार है, उसके आधार पर केंद्र सरकार अपना विधेयक बना सकती है। उस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद संसद में रखा जाएगा। संभवतः हो सकता है कि ये शीतकालीन सत्र में हो। वैसे सुखबुगाहट है कि इसको मानसून सत्र में भी लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि पॉसिबल है। शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है। संसद में रखने के बाद सरकार पर है कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजे या ना भेजे। अनुच्छेद 370 के खात्मे के विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा गया था, तो सरकार पर निर्भर करता है। संसद के दोनों सदनों में मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। इस बीच कुछ अन्य बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड के कानून के आधार पर अपने यहां कानून बना सकते हैं। तो लोकसभा में तो हम जानते हैं केंद्र सरकार के पास, बीजेपी के पास नंबर्स हैं। राज्यसभा में थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है। अब इस वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्या आप जानते हैं?